नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का ये 20वां अध्याय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस वीडियो के माध्यम से हम 1857 की जो क्रांति थी उसके क्या कारण रहे थे, क्या उसके परिणाम रहे थे और राजस्थान में किस प्रकार से ये क्रांति फैली, राजस्थान का योगदान इस क्रांति में क्या रहा था, किन किन वीरों ने अपनी शहादतें दी और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, इसके अंत में चल के क्या प्रभाव राजस्थान पर रहे थे एवं पूरे भारत पर क्या प्रभाव रहे थे, किसने इसके बारे में क्या कहा था आदि के बारे में पता लगाएंगे। ये इतिहास का पार्ट है जो प्रत्येक एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की, सब में ये पार्ट आता है। इसलिए आप वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें लिखते रहें। अपना प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध को जीत लिया था, तो बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव उन्होंने धीरे धीरे डाली थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों ने छल कपट का भी प्रयोग किया था। भारतीयों की आपसी फूट का फायदा भी उठाया था। इस दौरान अंग्रेज़ों के अत्याचारों और विश्वासघात से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरुद्ध संघर्ष किया। जैसे बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया, महाराष्ट्र में रामोसी जाति ने, तथा पूरे देश में विभिन्न जनजातियों और अंग्रेज सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी समय समय पर संघर्ष किया था। किंतु ये सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर हुए थे और अलग अलग समय पर हुए, अतः यह व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए और असफल रहे थे। अंग्रेजी राज के विरुद्ध सबसे बड़ी और देशव्यापी जो क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। इस क्रांति को जनता का समर्थन भी प्राप्त था, अतः इसे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्योंकि इस क्रांति को जनता का समर्थन भी प्राप्त था, इसलिए इस क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 ईस्वी में हुई यह क्रांति किसी एक घटना या कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि विगत 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे, उनके विरुद्ध भारतीय जनमानस की ये प्रतिक्रिया थी। इस स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न कारण रहे थे। सबसे पहले देखते हैं इसके राजनीतिक कारण क्या रहे थे। राजनीतिक कारण इस स्वतंत्रता संग्राम के जो पड़े थे उनके बारे में सबसे पहले पता लगाएंगे। क्लाइव जो अंग्रेज अफसर था, उसने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक व्यापारिक संस्था थी, यानी कि सबसे पहले अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पर और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक संस्था थी उसकी स्थापना की थी। इसको शॉर्ट में EIC भी कहा जाता है। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक संस्था थी, उस क्लाइव अंग्रेज अफसर ने अपनी कूटनीति से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक संस्था बना दिया था। राजनीतिक संस्था का रूप इसने दे दिया था। वेलेजली और हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्य वृद्धि के प्रयास किए थे। डलहौजी जो था अंग्रेज अफसर, उसने राज्य हड़प की नीति प्रारंभ की और उसने गोद निषेध नीति से संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। यानी पहले राजपूत राजाओं में या हिंदुस्तान के राजाओं में ये विधान था कि जिस किसी राजा की संतान नहीं है तो वो कोई भी संतान गोद ले लिया करते थे। लेकिन जो डलहौजी अंग्रेज था, उसने इस गोद की नीति को निषेध घोषित कर दिया था। यानी कोई भी राजा यदि निसंतान मर जाता है या जिसके संतान नहीं है तो किसी अन्य का बच्चा गोद नहीं ले सकता था। तो इस गोद निषेध की नीति के आधार पर उसने संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी जैसे राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने। मुगल बादशाह का उन्होंने लगातार अपमान किया था, यानी मुगल बादशाह का भी उसने अपमान शुरू कर दिया था। इसमें सबसे पहला काम उसने किया था कि सिक्कों पे जहां बादशाह यानी मुगल बादशाह का नाम हुआ करता था, उसको हटाकर इंग्लैंड के राजा का नाम उस पर उत्कीर्ण करवा दिया था। यानी अंग्रेजों ने सबसे पहला काम किया था कि सिक्कों पर जो
मुग़ल बादशाह का नाम हुआ करता था, तो इस अंग्रेज़ों ने यह किया कि इंग्लैंड के राजा का नाम उन पर खुदवाया सिक्कों पर, और इस मुग़ल बादशाह के नाम को उस पर से हटवा दिया। तो इस प्रकार से मुग़ल बादशाह का अपमान किया गया था। और मराठा पेशवा से राज्यों को छीनकर उन्हें पेंशन दे दी, यानी मराठों के जो राज्य थे उन पर से राज्य ले लिए और उनको पेंशनधारी बना दिया कि आपके लिए 1 वर्ष में इतनी राशि दे दी जाएगी और सारा राज्य हमारा हो गया है। बाद में मराठों की जो पेंशन उन्होंने जारी की थी, उसके जो मराठों के बेटे थे उनकी आगे चलकर जो पेंशन थी वो बंद कर दी। अतः प्रजा में इस सब से बहुत ही भारी रोष पैदा हो गया था। अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा था कि अंग्रेजों ने सभी से ये वादा किया था। अंग्रेजों की जो राज्य विस्तार की नीति थी उससे भी जो भारतीय थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान भारतीय शासकों से संधियां की थी और उनसे यह वादा किया था कि किसी भी प्रकार का जो आंतरिक हस्तक्षेप है वो नहीं करेंगे, यानी आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए थे तथा बाद में प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प भी लिया था। जैसे अवध का जो राज्य था, अवध का राज्य उन्होंने इस आधार पर हड़प लिया था कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ के शासकों से सही नहीं चलाई जा रही है, इसलिए इसको सही चलाने के लिए इसको अंग्रेजी राज्य में मिलाना जरूरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप की नीति भी उन्होंने अपनाई थी। शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग जो था वो भी अंग्रेजों से नाराज था। यहाँ का सामंत वर्ग अपनी जनता से कर वसूल करता था तथा राजा को कर देता था। युद्ध के समय राजा को सैनिक शक्ति प्रदान करता था। अतः दरबार में सामंतों का सम्मान था, यानी कि जब कभी युद्ध होता था और राजा के लिए अतिरिक्त सेना की ज़रूरत होती थी तो वहाँ के जो सामंत थे उनसे राजा सहायता लिया करते थे और इस सहायता के बदले में वो उनको बड़ा भारी सम्मान दिया करते थे। तो इस प्रकार से सामंतों का जो सम्मान था वो दरबारों में यानी राजाओं के दरबारों में प्रमुखता से हुआ करता था। किंतु सहायक संधियों के बाद शासकों की सामंतों पर से निर्भरता खत्म हो चुकी थी, यानी जब अंग्रेजों ने सहायक संधि विभिन्न राजाओं से कर ली थी तो राजाओं को यदि सेना की ज़रूरत पड़ती थी तो अंग्रेज ही उनके लिए सेना उपलब्ध करवाते, तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिया करते थे, जिससे जो सामंत थे उनका महत्व घट गया था। राजाओं ने सामंतों के अधिकार में कटौती कर दी थी, यानी जब हमें किसी प्रकार की सहायता ही नहीं लेनी है सामंतों से तो उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार क्यों कर दिए जाएं, इसलिए उन्होंने उनके अधिकारों में भी कमी कर दी थी। सामंत इसका कारण जो था वो अंग्रेजी शासन को मानते थे। जैसे मेवाड़ का जो सामंत केसरी सिंह था वो महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की शाह मानते थे कि अंग्रेजों ने ही इनको ये सह दी है कि इनका सम्मान आप मत कीजिए। मेवाड़ महाराजा को यह सलाह दे दी थी कि इस रावंत केसरी सिंह का जो इतना सम्मान है वो आप मत कीजिए। तो इस प्रकार से ये सोच कर चल रहे थे कि अंग्रेजों ने ही ये सारी सलाह दी है। जोधपुर में ठाकुर अजीत सिंह आलनियावास पॉलिटिकल एजेंट से अत्यंत नाखुश था। ठाकुर अजीत सिंह वो भी पॉलिटिकल एजेंट से बहुत ही नाखुश था। जयपुर में दीवान झूठा राम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया था। जोधपुर में आहोबा, आसोफ, गुलर आलनियावास के सामंत शासक से नाराज थे और अपनी शक्तिहीनता का कारण जो था वो अंग्रेजों को मानते थे, यानी कि इस सब के लिए जिम्मेदार उन्होंने अंग्रेजों को ही ठहराया था। यानी हमारे अधिकार यानी सामंतों के अधिकारों में जो कटौती राजाओं ने की है उसका सबसे बड़ा कारण अंग्रेज हैं, इसलिए वो जो सामंत थे वो अंग्रेजों से बहुत ही ज़्यादा नाराज थे। शासकों और सामंतों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी जो थी वो कंपनी शासन में खत्म हो गई थी, यानी किसी भी प्रकार का डिसीजन राजा एवं सामंत स्वयं से नहीं ले सकते थे, उनको अंग्रेजों से पूछना पड़ता था। अब सामाजिक एवं धार्मिक कारण कौन कौन से रहे थे? सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसकी भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया करते थे। एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था। भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया था। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इससे भारतीय समाज में नाराजगी थी।
यानी कि जो बड़े बड़े उच्च पद थे उन पर केवल अंग्रेजी समाज के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था, भारतीयों को उस पर नियुक्त नहीं किया जाता था। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी थी, यानी ईसाई धर्म का प्रचार किसी भी प्रकार से किया जा सकता था। धर्म के नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार होता, जिससे ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमजोर वर्ग को धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। कमजोर वर्ग जो था उनका धर्म परिवर्तन भी शुरू करा दिया था, यानी कि ईसाई धर्म अपनाने पे उनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे दी जाती थी, जिससे भारतीय देवी देवताओं एवं पूजा विधियों की खिल्लियां उड़ाई जाने लगी। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी जो सज़ा थी वो कम कर दी जाती थी तथा अन्य कैदियों की तुलना में ज़्यादा सुविधाएं उनके लिए दी जाती थी। ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरी में भी ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था। इस नीति ने भारतीय समाज के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर विद्रोह पैदा कर दिया था। यानी कि जो हिंदू थे वो यदि ईसाई धर्म को स्वीकार करते थे, या फिर जो कैदी जेलों में बंद थे वो यदि ईसाई धर्म को स्वीकार करते थे, तो उनके लिए अलग से विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। और जो समाज के लोग थे ईसाई धर्म स्वीकार किए हुए और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए, उनको उच्च पदों पर बैठाया जाता था बजाय हमारे यहाँ के भारतीय लोगों के। तो इस प्रकार से ये धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन भी इस क्रांति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। अब जानते हैं आर्थिक कारणों के बारे में। कंपनी के शासन के पूर्व भारत एक कृषि एवं उद्योग प्रधान देश था और इसकी आर्थिक संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था तथा विश्व व्यापार का ये एक प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्ति के बाद इसका बेरहमी से शोषण किया था। यानी कि भारत में आर्थिक संपन्नता इतनी थी कि इस आर्थिक संपन्नता एवं उद्योग एवं कृषि आदि के प्रभाव के कारण इसको एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया का अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से शोषण किया था। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, परंतु अंग्रेजों की लूट के कारण वहाँ भुखमरी फैल गई थी। यानी इस कदर उन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल को लूटा था कि वहाँ भुखमरी व्याप्त हो गई, लाखों लोग अकाल में मारे गए। बंगाल के मैदानों में भारतीय किसानों एवं दस्तकारों की हड्डियों के ढेर लग गए थे। अंग्रेजों ने किसानों से इतना अधिक भूराजस्व वसूला कि किसान जो थे वो खेती छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। तो किसानों ने खेती को छोड़ दिया था। वह कई पुराने जमींदार लगान न दे पाने के कारण जमींदारी खो बैठे थे। यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर वसूलने के कारण किसान जो थे उन्होंने खेती को छोड़ दिया, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने भी अपनी जमींदारी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का जो टैक्स था उसको नहीं चुका पा रहे थे। भारी भरकम टैक्स उन्होंने बांध दिया था, तो वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उनका शोषण कर रहे थे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगा दिया था। भारतीय वस्त्रों पर तो कर लगा दिया और दस्तकारों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे। इस प्रकार से जो लोग थे वो अपने जो पारंपरिक व्यवसाय थे उनको छोड़ने लग गए थे। राजस्थान में भी अंग्रेजों ने शासकों से भारी मात्रा में खराज कर वसूल करना शुरू कर दिया था और आर्थिक संसाधनों पर भी अंग्रेज नियंत्रण करने लगे थे। अंग्रेजों ने अफीम व नमक के व्यापार पर अधिकार जमा लिया था। अफीम व नमक का जो व्यापार था वो अपने नियंत्रण में कर लिया था पूर्णतः। उन्होंने बकाया खराज के नाम पर जयपुर व जोधपुर से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए। यानी जयपुर और जोधपुर रियासत थी, उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराज बकाया है, इसलिए सारा जो नमक का आपका बंदोबस्त है या व्यवसाय है उसको अंग्रेजी राज के नियंत्रण में लिया जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से बहाना बनाते हुए और इनको अपने नियंत्रण में ले लिया। नमक और अफीम का जो व्यापार था वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में ही ले लिया गया था। समस्त रियासतों से समझौता करके नमक पर चुंगी लागू कर दी थी, जिससे जनता में भारी रोष फैल गया था। ठीक इसी प्रकार हाड़ौती यानी दक्षिणी राजपूताना में अफीम की पैदावार अफीम की पैदावार जो हुआ करती थी उस पर भी एकाधिकार स्थापित करने के लिए बंगाली अफीम के मुकाबले यहाँ अफीम को नियंत्रित करने हेतु भारी कर लगा दिए। यानी दक्षिण भारत में यानी हाड़ौती में जो अफीम की खेती हुआ करती थी प्रमुखता से, उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बंगाल की अफीम के मुकाबले यहाँ की अफीम को नियंत्रित
करने हेतु भारी कर लगा दिए, जिससे यहाँ के किसानों एवं व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। इससे यहाँ भारी मात्रा में तस्करी बढ़ी एवं खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। संपूर्ण राजपूताना में नमक से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया और राजपूताना के अन्य संबंधित उद्योग धंधे जो थे वो नष्ट हो गए। इस प्रकार से जो राजस्थान के उद्योग धंधे और भारत के उद्योग धंधे थे नमक, अफीम आदि के, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण अंग्रेजों ने कर लिया था और यहाँ के जो मजदूर थे उनको पूरी तरह से अपने धंधों से बेदखल कर दिया था। यानी कि बाहर से जो तैयार माल आता था उस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन भारत में जो कपड़े आदि बनाए जाते थे, नमक उत्पादन किया जाता था, उस पर बड़ी भारी टैक्स लगा दिया, जिससे उसके जो पैदा होने की कीमत थी वो बहुत बढ़ जाती थी और उनको कोई भी खरीद नहीं पाता था। इस प्रकार से ये यहाँ के उद्योग धंधे थे उनको एक नीति के अनुसार अंग्रेजों ने पूरी तरह समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आर्थिक कारण भी इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा था। आप जानते हैं सैनिक कारणों के बारे में, यानी किस प्रकार के सैनिक कारणों की वजह से ये क्रांति अपने रूप में आई। अंग्रेजों की सेना में अधिकांश जो सैनिक थे वो अवध राज्य के थे। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के कारण सैनिकों के मन में बड़ा भारी धक्का लगा था और सैनिकों का जो मनोबल था वो टूट गया था। उनके मन में विद्रोह के अंकुर फूटने लगे थे। कई सैनिक अपनी परंपराओं के अनुसार रहन सहन एवं खान पान रखना चाहते थे। वे बाल दाढ़ी रखते व पगड़ी या साफा बांधते थे। यानी बहुत से सैनिक ऐसे थे, सिख आदि, जो बालों को बढ़ा के रखते थे, दाढ़ी आदि रखते थे, पगड़ी बांधते थे, लेकिन उन्होंने यानी अंग्रेजों ने सारी इन परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कोई भी बाल दाढ़ी आदि नहीं रख सकता था, पगड़ी नहीं बांध सकता था। तो इस प्रकार से ये जो परंपराएं थी इनकी वजह से जो सैनिक थे वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गए थे अंग्रेजी राज से। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिससे सैनिकों ने अपना घोर अपमान समझा था। यानी इन परंपराओं पर जो अंकुश लगा दिया गया था उसको सैनिकों ने बहुत ही बड़े अपमान के रूप में लिया। भारतीय सैनिकों को मान्य परंपराओं के विरुद्ध बाह्य देशों में भेजा जाने लगा था। यानी विदेशों में भी समुद्र पार की यात्राएं कराई जाने लगी थी, जबकि भारतीय परंपरा यह रही थी कि समुद्र पार जाना भारत के लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी। तो इस प्रकार से उनको अपने मान्य परंपराओं के विरुद्ध बाहरी देशों की यात्राओं पर भी भेजा जाने लगा था। इससे अंग्रेजों के प्रति उनके प्रति नाराजगी बढ़ गई थी उनके मन में। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था, उन्हें वर्दी के पैसे भी स्वयं को देने पड़ते थे। डाक द्वारा जो निःशुल्क पत्र व्यवहार की सुविधा थी उसको भी बंद कर दिया गया था। सैनिकों में असंतोष का सबसे जबरदस्त कारण कारतूसों पर गाय एवं सुअरों की चर्बी होना था, जिसे मुंह से काटना। यानी जब इनको काम में लिया जाता था कारतूसों को तो इन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इन सभी कारणों से सेना में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना फैल गई थी। तो 1857 की संग्राम यानी 1857 की स्वतंत्रता क्रांति जो थी उसके सबसे बड़े कारण ये रहे थे। अब जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका 1857 की क्रांति में क्या रही थी। अंग्रेजों के हाथों अपनी सत्ता गंवाना सभी को खल रहा था। राजपूताना को जो जनमानस था वो स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रेमी था। यहाँ के साहित्यकार और कवि भी समाज शासकों को स्वातंत्र प्रेम एवं बलिदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। अंग्रेजों से संधियों के बाद राजपूताने में अंग्रेजों की उपस्थिति मात्र से साहित्यकार उद्वेलित एवं व्यथित थे। यानी कि जब यहाँ पे राजपूताना जो शासक थे उनका राज चला गया और यहाँ अंग्रेज आ गए थे, तो इन अंग्रेजों को देख देख कर जो यहाँ के साहित्यकार एवं कवि थे वो मन ही मन में बहुत ही चढ़ा करते थे। जोधपुर के बांकीदास, बूंदी के सूरजमल मिश्रण, आड़ा जबान जी, बारड़ दुर्गादत्त, आड़ा जादूराम, आसिया बुद्ध जी, गोपाल दान, ददीबाड़िया आदि न जाने कितने ही साहित्यकार थे जिन्होंने अंग्रेजों की घोर निंदा की थी। अपनी जनता एवं शासकों को उनके विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। राजा से लेकर रंक तक ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के बीज बोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी अंग्रेजों से सारी जनता एवं कवि, साहित्यकार आदि इस प्रकार से व्यथित थे कि उसको भगाने के लिए राजाओं को उद्वेलित किया करते थे। उनमें विभिन्न प्रकार के जो जोश थे उनको भरने का काम किया करते थे। ऐसा एक कवि बांकीदास ने लिखा था कि आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहंस लीदा खेची उरा, धड़िया मरेना दीदी धरती, धाड़िया उभा गई धरा। अर्थात अंग्रेज भारत में आए
और इन्होंने हमारी सांसों तक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार कर लिया। पहले स्वामी मर जाते थे परंतु मातृभूमि को पराधीन नहीं होने देते थे, किंतु खेद की बात है कि अब स्वामियों के जीवित होते हुए भी मातृभूमि पराधीन हो गई है। यानी हमारे जो राजा हैं वो राज कर रहे हैं, फिर भी उन पर अंग्रेज राज कर रहे हैं, और अंग्रेज जो हैं वो मनचाहा शोषण हमारी धरती एवं हमारे लोगों का कर रहे हैं। अंग्रेजों की छावनियों को लूटने वाले डूंगर जी एवं जवाहर जी जो थे उनकी प्रशंसा में भी लोकगीत रचे गए थे। बीकानेर के शासक की तारीफ की गई थी क्योंकि उन्होंने जवाहर जी को पुलिस के हाथों नहीं दिया था। यानी जब अंग्रेजों को पता लग गया कि डूंगर जी और जवाहर जी इस प्रकार की काम कर रहे हैं कि हमारे जो छावनी उनको लूट रहे हैं, तो बीकानेर के शासक से जवाहर जी को मांगा, लेकिन पुलिस को सौंपने से बीकानेर के शासक ने मना कर दिया, और इस प्रकार से साहित्यकारों ने, कवियों ने उनकी प्रशंसा में गीत बनाए थे। लेकिन जोधपुर का जो शासक था उसके लिए निंदा भरे गीत बनाए गए क्योंकि उन्होंने डूंग जी को अंग्रेजों के लिए सौंप दिया था। उपरोक्त जो बातें उनसे पता लगता है कि राजपूताना के साहित्यकारों ने शासकों, सामंतों एवं जनता को प्रेरित कर 1857 के संग्राम के लिए बारूद तैयार किया था। इस संग्राम की लहर पूरे देश में फैल गई। जगह जगह भारतीय सैनिकों, सामंतों एवं स्वशासकों के साथ जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो राजपूताना भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला था। अब क्रांति का विस्फोट किस प्रकार हुआ, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ आदि के बारे में पता लगाते हैं। क्रांति का विस्फोट और उसका प्रसार। क्रांति की जो योजना थी वो नाना साहब और उसके जो सहयोगी थे अजीमुल्ला और रांगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की थी। मुगल बादशाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 के दिन पूरे भारत में एक साथ क्रांति शुरू करनी थी। यानी क्रांति की जो योजना थी वो नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी अजीमुल्ला एवं रंगोजी बापू ने तैयार की, और यह तय किया गया था कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था उनके नेतृत्व में 31 मई 1857 को जो क्रांति थी वो पूरे भारत में एक साथ अपना रूप लेने वाली थी। लाल किले में इसके लिए गुप्त बैठकें भी हुई थी, और क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल एवं चपाती, उसको पूरे भारत में गुप्त रूप से घुमाया गया था। यानी कमल का फूल शहरी वासियों के लिए एवं चपाती जो थी वो गांव वालों के लिए दिखाया जाता था। जो इसको ले लिया करता था इससे मान लिया जाता था कि वे इस क्रांति के लिए सहमत हैं और अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। पूरे देश में जो क्रांति शुरू होनी थी वो 31 मई को होनी थी, लेकिन चर्बी वाले जो कारतूस थे उन्होंने इस पूरी योजना को छिन्न भिन्न कर दिया था। 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी वाले जो कारतूस थे वो वितरित किए गए थे। उन्होंने उसे दांतों से काटने से मना कर दिया था। यानी चर्बी वाले जो कारतूस थे वो 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में सैनिकों के लिए दिए गए। तो सैनिक जो थे उन्होंने इनको अपने दांतों से काटने से मना कर दिया था। तब सैनिकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, तो वहां उपस्थित एक मंगल पांडे नामक का जो सैनिक था उसने 2 अधिकारियों को अपने बंदूक से मार दिया था। तो मंगल पांडे जो था उसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 2 अंग्रेज अफसर जो थे उनको अपने बंदूकों से मार दिया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती चर्बी वाले कारतूसों को काटने के लिए हुक्म दिया था और सैनिकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। अब मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में भी इसी प्रकार सैनिकों ने कारतूसों की उपयोग करने से मना कर दिया था। सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए और सभी जो सैनिक थे वो उन्हें विद्रोह कर छुड़ा ले गए। यानी जिन सैनिकों को 9 मई को मेरठ में गिरफ्तार किया गया था, तो जो साथी सैनिक थे उन्होंने इन सभी को छुड़ा लिया और 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जो सम्राट था उसको सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट था उसको अपना जो सम्राट था वो घोषित कर दिया, और उनके नेतृत्व में जो क्रांति का सूत्रपात था वो शुरू कर दिया था। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, असम में दीवान मनीम राम,
एवं अन्य जो थे वो अपने अपने कमान को संभाले हुए थे। जैसे उड़ीसा में सुरेंद्र सिंह एवं उज्जवल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से पूरे भारत में जो क्रांति थी वो धीरे धीरे फैल रही थी। कानपुर में जैसे नाना साहब एवं तात्या टोपे कमान को संभाले हुए थे, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, असम में दीवान मनीमाराम, कंदरपेश्वर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र सिंह व उज्जवल शाही ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये नोट करने लायक बात है, यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। उसने मद्रास, बम्बई, बर्मा व लंका से सेनाओं को बुला लिया था। पंजाब की सिख सेना एवं नेपाल की जो गोरखा रेजिमेंट थी उसने भी अंग्रेजों को साथ दिया था। सेनापति जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। सेनापति जनरल नील जो था उसने बनारस और इलाहाबाद को मुक्त कराया था। नाना साहब की सेना भी कानपुर में पराजित हो गई थी। कानपुर में नाना साहब भी हार गए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह को कैद कर लिया। उसके 2 बेटे गोलियों से भून दिए गए, यानी बहादुर शाह को पकड़ लिया गया और उसके 2 बेटों को गोलियों से मार दिया गया तथा बहादुर शाह को यहाँ से कैद कर रंगून की जेल में भेज दिया गया था। तो बहादुर शाह ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था, यानी जब बहादुर शाह को कैद कर रंगून भेज दिया तो अब अपना दुख प्रकट करते हुए कहा था कि मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मुझे गम है तो सिर्फ इस बात का कि मुझे मेरे मुल्क में दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। तो इस प्रकार से यह इसका प्रमुख वाक्य बहादुर शाह जफर का, जो रंगून भेज दिए जाने पर अपना दुख प्रकट करते हुए कहा था। लेकिन तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई जो थे वो यहाँ पर लोहा लेते रहे थे अंग्रेजों से। कुछ विश्वासघातकों ने झांसी के किले के फाटक खोल दिए और रानी जो थी फिर भी वहाँ से दुश्मनों की सेना को चीरती हुई बच निकली और कालपी नामक स्थान पर पहुंची, जहां तात्या टोपे भी बाद में पहुंच गया था। दोनों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, यानी तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई कालपी में जाकर मिल गए थे और दोनों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ग्वालियर को अंग्रेजों ने घेर लिया था। रानी वहां से बच निकली, परंतु एक स्थान पर शत्रु द्वारा घेर ली गई और बचने का जब उन्होंने कोई उपाय नहीं देखा तो वह लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, यानी शत्रु सेना पर टूट पड़ी और लड़ती हुई वह वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे अब अकेला रह गया था, लेकिन वह शत्रुओं की निगाहों से बचता हुआ जगह जगह अंग्रेजों की नींद हराम करता रहा। अंत में विश्वासघातकों के कारण वह भी पकड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि एक मानसिंह नरूका नाम का व्यक्ति था, मानसिंह नरूका। उसने नरवर के जंगलों में इस तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। इस प्रकार से साथियों ने ही इसके साथ विश्वासघात किया और तात्या टोपे पकड़ा गया और उसको सरेआम फांसी दे दी गई थी। इस तरह मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई आदि भारत माँ के जो सपूत स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में शहादत को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से ये विभिन्न ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो जीवन था वो झोंक दिया। अब राजस्थान का जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा था इसके बारे में पता लगाते हैं। यानी राजस्थान में किस प्रकार से ये क्रांति चालू हुई और कौन कौन से वीर थे जिन्होंने यहाँ पे इस क्रांति में योगदान दिया था। भारतीय क्रांति का जो प्रभाव था वो राजस्थान पर भी पड़ा था। राजस्थान में उस समय 6 छावनियाँ थीं, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खैरवाड़ा और ब्यावर। इनको याद करने की ट्रिक हम पहले ही दे चुके हैं, ननिये देखेवा, यानी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खैरवाड़ा और ब्यावर। तो इस प्रकार से ये 6 छावनियाँ थीं। एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ पर एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठा करता था, जो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखता था। एजीजी का जो कार्यालय था वो अजमेर में था और कुशलगढ़ और लावा जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश थे। अजमेर, मेरवाड़ा, कुशलगढ़, लावा जो थे वो ठिकाने थे। 6 छावनियाँ थीं और अजमेर, मेरवाड़ा जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ पे एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठा करता था, जो राजस्थान के सभी शासकों पर अपना नियंत्रण रखता था। तो राजस्थान का जो नियंत्रण करता था वो अजमेर में बैठा करता था।
अब राजस्थान में इस क्रांति की जो शुरुआत थी वो नसीराबाद से 28 मई को हुई। नसीराबाद में 15वीं जो नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे उन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया था। तो ये जो सेना की कंपनी थी 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, यहाँ के सैनिकों ने 28 मई 1857 को जो नसीराबाद की छावनी थी वहाँ से इस क्रांति की शुरुआत की थी। सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए जहाँ से वो क्रांतिकारियों का साथ देना चाहते थे, यानी अपने सैनिकों, अपने जो अधिकारी थे उन पर हमला करके और अपने आप को आज़ादी की यानी स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में झोंकने के लिए और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। नीमच में मोहम्मद अली बेग ने कर्नल अबॉर्ट को चुनौती दी थी। नीमच छावनी जो थी वहाँ पर मोहम्मद अली बेग जो था उसने कर्नल अवार्ड को चुनौती दी थी। तो कर्नल अवार्ड नीमच की क्रांति से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने भागकर उदयपुर में शरण ली थी, यानी कि यहाँ नीमच में 3 जून को क्रांति हुई थी। अंग्रेजों ने यहाँ से अपने आप को बचाया और वो उदयपुर में जाके छिप गए थे। उदयपुर में जो झील है वहाँ पर ये यानी जयसमंद झील में जाके इन्होंने शरण ली थी और वहाँ का जो मेवाड़ का शासक था उसने इनको शरण दी थी। कप्तान सौबर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आया, तब तक क्रांतिकारी वहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके थे। इन क्रांतिकारी सैनिकों के शाहपुरा पहुँचने पर वहाँ का जो शासक था उसने इनका स्वागत किया। उसने पीछा करने वाले अंग्रेजों के लिए अपने किले के दरवाजे नहीं खोले। वहाँ से नीमच के सैनिक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो इस प्रकार से जो शाहपुरा का शासक था उसने इन क्रांतिकारियों को साथ दिया था, और जो मेवाड़ का शासक था उसने क्रांतिकारियों की बजाय अंग्रेजों को साथ दिया था और अपनी सेना भी अंग्रेजों के साथ भेज दी थी। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध किया था। वहां अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। एरनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा था और यहाँ एरनपुरा की जो छावनी थी उनको लूटा और चलो दिल्ली मारो फिरंगी कहते हुए ये जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो एरनपुरा छावनी में सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी यह कहते हुए और वहाँ नारा लगाया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। एरनपुरा के सैनिकों की जो भेंट थी वो खैरबा नामक स्थान पर आओबा जो पाली में पड़ता है उसके ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। यानी एरनपुरा के सैनिक खैरबा नामक स्थान पर आओबा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से मिले। सैनिकों का नेतृत्व उन्होंने संभालने के लिए कहा, यानी सैनिक जो थे उन्होंने कुशाल सिंह से कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा एवं अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। उसने सैनिकों का जो नेतृत्व था वो संभालना स्वीकार कर लिया। कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियावास और गूलर के जो सामंत थे वो भी अपनी सेनाओं सहित आहोबा आ पहुंचे। खेजड़िया, मारवाड़ तथा मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर, लहसानी आदि के सामंतों ने भी अपनी सेनाएं उनकी सहायता हेतु भेज दी थी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन क्रांतिकारियों की सेना ने 8 सितंबर 1857 को विथौड़ा नामक स्थान पर उसे परास्त कर दिया था। यानी जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की जो सेना थी वो क्रांतिकारियों से युद्ध करने यानी कुशाल सिंह से युद्ध करने के लिए आई, लेकिन 8 सितंबर 1857 को विथौड़ा नामक स्थान पर उस सेना को यानी कुशाल सिंह की सेना ने मेवाड़ की यानी जोधपुर के जो तख्त सिंह की सेना थी उसको परास्त कर दिया था। तो ये तथ्य नोट करने लायक है कि जोधपुर महाराजा तख्त सिंह एवं कुशाल सिंह की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो विथौड़ा नामक स्थान पर हुआ था। या विथौड़ा जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित एक स्थान है। अब बाद में क्या होता है यह पता लगाते हैं। बाद में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस सेना लेकर आहोबा पहुंचा, किंतु 18 सितंबर 1857 को वह भी पराजित हुआ। यानी तख्त सिंह की जो सेना थी वो 8 सितंबर 1857 को विथौड़ा नामक स्थान पर पराजित हुई। उसके बाद एजीजी लॉरेंस सेना लेकर पहुंचा, लेकिन आहोबा में वह भी 18 सितंबर 1857 को पराजित हुआ था। अब जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉन्सन था वो मारा गया और उसका जो सिर था वो किले के द्वार पर टांग दिया गया। इस सबको देखते हुए जो अंग्रेज सेना थी उसमें भगदड़ मच गई
और एक भी सैनिक वहाँ नहीं बचा। यानी इस भयंकर दृश्य को देखकर कि भाई हमारा जो अफसर है उसी को मार के किले पर टांग दिया है, तो सारे जो सैनिक थे वो वहाँ से पलायन कर गए और एक भी व्यक्ति वहाँ पे रुका नहीं। लॉरेंस पुनः अजमेर लौट गया। ये लॉरेंस था वो भागकर पुनः अजमेर लौट गया। अक्टूबर 1857 में जोधपुर के जो सैनिक थे वो भी दिल्ली की ओर बढ़े। जनवरी 1858 में होम्स जो अंग्रेज था उसके नेतृत्व में एक सेना ने आऊबा पर आक्रमण किया और खुशाल सिंह ने सलूम्बर के सामंत के यहाँ भागकर शरण ली। अंग्रेजों ने आऊबा के किलेदार को रिश्वत देकर किले के द्वार खुलवा लिए थे। यानी अंग्रेजों ने फिर वही कूटनीति का रास्ता अपनाया और द्वारपाल को रिश्वत देते हुए किले का द्वार खुलवा लिया और आऊबा के जो निवासी थे उन पर यानी जनता पर अमानवीय अत्याचार किए थे। 1860 में नीमच में खुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1860 में नीमच नामक स्थान पर खुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया और जिस पर बाद में मुकदमा चलाया गया, किंतु सबूतों के अभाव में उसे वरी कर दिया गया। यानी 1860 में नीमच में खुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया, उस पर केस चला, लेकिन किसी प्रकार के सबूत न मिलने के कारण उसको बरी कर दिया गया था। अब क्रांति का एक केंद्र जो था वो कोटा भी था। प्रमुख केंद्रों में कोटा था। कोटा वह जगह थी जो छावनी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर विद्रोह हुआ था। कोटा का जो महाराव राम सिंह था वो अंग्रेजों का समर्थक था, किंतु वह सैनिकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सका था। किंतु वहाँ व्याप्त जो जन असंतोष इतना फैला हुआ था जिसकी वजह से चाहते हुए भी सैनिकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई वो नहीं कर सका था। लेकिन मेजर जो वर्टन था उसने इस महाराज राम सिंह पर दबाव बनाया और वह कार्रवाई करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन 15 अक्टूबर 1857 को कोटा सैनिकों की जो नाराजगी थी वो भड़क उठी और सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया और मेजर वर्टन का जो सिर था उसको काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। वह वर्टन जिसने महाराव राम सिंह को सेना पर कार्रवाई के लिए उकसाया था, उसका ही सिर काटते हुए सैनिकों ने और पूरे कोटा शहर में घुमाया था। मैक मौसन जो था उसका आऊबा किले पर टांगा गया और यहाँ जो वर्टन था उसको कोटा शहर में घुमाया गया था काटते हुए सिर को। यहाँ जयदयाल एवं महाराव खां के नेतृत्व में 6 माह तक जो कोटा था वो क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा था। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कोटा में किसी प्रकार की कोई छावनी नहीं थी, फिर भी यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और लगभग 6 माह तक जयदयाल एवं महाराव खां के नेतृत्व में पूरा जो राज था वो क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा और स्वयं महाराज राम सिंह नजरबंद रहे थे। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने पहुंचकर यहाँ कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। जयदयाल तथा महाराव खां को सरेआम फांसी दे दी गई थी। यानी जयदयाल एवं महाराव खां को पकड़ लिया गया और इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो जनरल रॉबर्ट्स ने यहाँ कोटा में जाकर कोटा को मुक्त कराया था। 6 महीने तक सैनिकों के आधिपत्य में ये रहा था। अब इसके अलावा धौलपुर राज्य की सेना एवं भरतपुर की जनता में भी विरोधी तेवर देखे गए थे, लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो ब्रिटिश भक्त बने रहे थे। राजपूताना में कुछ सामंतों ने आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करके ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई थी। क्रांतिकारियों को प्राय प्रत्येक स्थान पर स्थानीय कृषकों, जनसामान्य, हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का समर्थन मिला था, किंतु जो देसी रियासतों के शासक थे वो अंग्रेजों के ही भक्त बने रहे थे। यानी देसी रियासतों के शासकों ने अपना शासन जाने की वजह से और अंग्रेजों के प्रति ही भक्ति दर्शाई थी, लेकिन स्थानीय जनता, कृषक, हिंदू मुस्लिम आदि जो वर्ग थे, यानी इन शासकों के अलावा जो वर्ग थे, उन सब का जो समर्थन था वो इन क्रांतिकारियों के लिए मिला था। उन्होंने यानी जो शासक थे वो अंग्रेजों के वफादारी रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को शरण एवं सैनिक सहायता प्रदान की थी। बीकानेर का शासक तो ऐसा एक शासक था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों को साथ देने अपने राज्य के बाहर भी गया था। यानी जब जब हिस्ट्री में नाम आएगा तो ये हमेशा ये याद रखा जाएगा कि ये जो शासक था बीकानेर का, वह अपनी सेना को लेकर
बाहर भी सहायता करने के लिए गया था और क्रांतिकारियों से जाके लड़ा था। राजाओं के सहयोग के बारे में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था उसने एक बात कही थी कि इन्होंने यानी कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। यानी ये जो यहाँ के राजा महाराजा और शासक थे वो यदि इन क्रांतिकारियों के विरुद्ध हमारा साथ नहीं देते तो हमारा जो राज्य था वो हमारे हाथ से चला जाता, इस प्रकार से हमारी कश्ती बह जाती। 1857 की क्रांति से पूर्व सीकर क्षेत्र में डूंगजी एवं जवाहर जी जो थे वो अंग्रेजों के बीकानेर एवं जोधपुर सेना से संघर्ष करने में रत रहे थे। ये डूंगर जी और जवाहर जी हैं वो चाचा भतीजे की एक जोड़ी है। ये अपने बलिदान के कारण लोगों के गीतों में अमर हो गए हैं। यानी ये डूंग जी और जवाहर जी जो चाचा भतीजे थे इन्होंने बीकानेर एवं जोधपुर की सेना से संघर्ष किया था। राजपूताने का ही एक व्यापारी अमरचंद बाटिया अपने त्याग के कारण राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। इसने जो अपनी सारी संपत्ति थी वो तांता टोपे को देने की पेशकश की थी और उससे कहा था कि इस संपत्ति को आप लीजिए जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को चलाया जा सके। तो राजस्थान का जो दूसरा भामाशाह है वो अमरचंद बाटिया को कहा जाता है। जून 1858 तक अधिकांशतः जो यहाँ के स्थान थे उन पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। राजस्थान एवं भारत में क्रांति के दौरान एक बात यह रही थी कि क्रांतिकारी सैनिक जो थे वो अपनी छावनियों में विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचने पर वो लक्ष्य विहीन हो गए, यानी इनका कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा था, उनकी एकता भी खंडित हो गई थी। इसके विपरीत जैसे जैसे नाराज सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े अंग्रेजों ने उनकी अनुपस्थिति में वहां पर पुनः अपना नियंत्रण कायम कर लिया। फलतः क्रांतिकारियों को स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। देसी रियासती शासकों की ब्रिटिश स्वामी भक्ति के कारण अंग्रेजों ने अत्यंत कड़ाई से क्रांति को दबा दिया था और जून 1858 तक सारे स्थानों पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। यानी ये सैनिक जिस प्रकार से 31 मई की योजना बनाई थी उसी फिक्स डेट को यदि ये क्रांति को रूप दिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती और हमारा जो भारत देश है वो 90 बरस पहले ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया होता। अब इस 1857 की क्रांति के क्या परिणाम एवं इसके क्या देशव्यापी या विश्वव्यापी प्रभाव रहे थे उनको पता लगाते हैं। यद्यपि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल रहा पर इसके परिणाम दूरगामी रहे थे। रियासती शासकों ने क्रांति के समय स्वामी भक्ति निभाते हुए अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया था। यानी जिन राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था उनके लिए बाद में पुरस्कार दिए गए थे। गोद निषेध का जो सिद्धांत डलहौजी ने लागू किया था उसको समाप्त कर राजाओं को पुनः गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। अब भारत का जो शासन था वो भारत कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया और रानी विक्टोरिया ने जो अपने घोषणा पत्र 1858 में आश्वासन दिया कि सभी देसी राजाओं का अस्तित्व बना रहेगा। यानी कि जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधा ही ब्रिटिश क्राउन के रूप नियंत्रण में आ गया था। यानी ब्रिटिश क्राउन यानी रानी के जो सारे नियम कानून हैं जो रूल्स हैं वो लागू होंगे और सीधा ही यहीं से शासन किया जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को भी समाप्त करने की नीति अपनाई थी। यानी जागीरदार वर्ग ने विद्रोह के दौरान अंग्रेज विरोधी भूमिका निभाई थी, अतः अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामंतों से सैनिक सेवा के बदले अब नकद राशि ली जाने लगी थी। सामंतों की सेना भंग कर दी गई। यानी कि जो सैनिक थे उन्होंने ही विद्रोह किया था, इसलिए सामंतों से केवल यह काम लिया जाता था कि आप तो केवल टैक्स के रूप में हमें नकद राशि दीजिए और किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता ये जो सैनिक हैं वो नहीं लिए जाएंगे, आपको सेना रखने का अधिकार नहीं है। तो उनसे न्यायिक अधिकार भी छीन ली गई, उनकी जो सेनाएं थी वो भंग कर दी गई। जागीर क्षेत्रों में सामंतों की प्रतिष्ठा कम करने के प्रयास किए गए, उनके विशेष अधिकार भी छीन लिए गए। प्रशासन में सामंतों की जो भूमिका थी वो समाप्त करने हेतु नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों को नियुक्ति देना प्रारंभ हुआ। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ। तो शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का जो विकास था वो हुआ था और जो अंग्रेजी भक्त थे उन्हीं के लिए प्रमुखता दी जाने लगी थी।
रेलवे एवं सड़क व्यवस्था का जो विस्तार था वो इसलिए किया गया था कि जो अंग्रेज हैं वो अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों को प्रमुखता से तय कर सकें। यानी कि सैनिक एवं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे एवं सड़क व्यवस्था का विस्तार किया गया था। और शासकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया गया ताकि वे ब्रिटिश तौर तरीकों को अपनाएं और उनकी निष्ठा ब्रिटिश ताज एवं पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बनी रहे। इस क्रांति ने भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया था। बाद के सभी गवर्नर जनरलों ने जो भी निर्णय लिए उन पर इस क्रांति का प्रभाव नजर आता है। जैसे लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना को अनुमति प्रदान की थी। अब ये जो लॉर्ड डफरिन है उनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारतीयों को अपनी बात कहने का कोई मंच मिल जाए ताकि पुनः 1857 जैसी क्रांति न हो। बाद के काल में स्वतंत्रता सेनानियों विशेषकर 1857 के क्रांतिकारियों की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी। यानी कि इस प्रकार से लॉर्ड डफरिन ने प्लान किया था कि भारतीयों के लिए एक ऐसी संस्था बना दी जाए जिसके माध्यम से वो जो अपनी बात है उसको कह सकें और पुनः 1857 के जैसी क्रांति के हालात नहीं बने। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की जो स्थापना करवाई थी। इस क्रांति के परिणाम जो भी रहे हों, किंतु यह सत्य है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं औपनिवेश शासन की जड़ों को हिला दिया था। 1857 की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। यह क्रांति विश्व में पहली बार यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध विशालतम एवं महान चुनौती थी। इससे बड़ा संघर्ष किसी भी देश की क्रांतियों में नहीं हुआ था। यानी इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। इस घटना का वर्णन तत्कालीन समय के सभी वैश्विक समाचार पत्रों में मिलता है। हालांकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के स्थान पर इसे सैनिक विद्रोह कहा था, यानी सैनिक विद्रोह इसको कहा था और उसको इसके प्रभाव को भी सीमित करना चाहा था। किंतु समर्थक यानी हमारे जो वीर सावरकर हैं उन्होंने सर्वप्रथम अपने अकाट्य तर्कों द्वारा साबित करते हुए यह बताया था कि भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया था तो इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा है। असफल होने पर भी इस क्रांति ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया था। यानी यह क्रांति यदि भी असफल हो गई थी फिर भी यह अपने देशवासियों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम जगाने में सफल रही थी। आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलनों को यह क्रांति प्रेरणा देती रही। भारतीयों की दृष्टि में यह क्रांति संघर्ष का अंत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय थी, जिसकी इतिश्री यानी समाप्ति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई थी। यानी इस क्रांति ने भारतीयों में ज्वाला जगाने का यह कार्य किया था और जो कार्य 1857 में प्रारंभ हुआ था वो 1947 में जाके पूरा हुआ। तो इस प्रकार से भारतीयों के मन में यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यानी स्वतंत्रता संग्राम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसकी ये पहली कड़ी थी। अब कुछ शब्दार्थ हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। अकाट्य का मतलब है जिससे काटा न जा सके, यानी ऐसा तर्क जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके या जिसको रिफ्यूज नहीं किया, जिससे इनकार नहीं किया जा सकते। पॉलिटिकल एजेंट देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हुआ करते थे। पॉलिटिकल एजेंट एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, यह जैसे हमारे अजमेर मेरवाड़ा में बैठा करता था तो सारी जो रियासत थी उनका प्रमुख अफसर हुआ करता था। सारे शासकों पर इसका नियंत्रण होता था। खराज यह एक प्रकार का कर या टैक्स होता था। खराज के बदले ही जो जयपुर जोधपुर उनसे नमक का व्यापार छीन लिया गया था। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। 1857 की जो क्रांति थी वो प्रारंभ करने की तिथि क्या थी की गई थी? 10 मई, 29 मार्च, 31 मई या 30 मई। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको प्रारंभ करने की जो तिथि थी वो 31 मई तय की गई थी। यानी 31 मई 1857 को इस जो क्रांति है इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन 29 मार्च बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने इस क्रांति को पहले ही शुरू कर दिया था। और फिर मेरठ में तो क्रांति का 10 मई 1857 से लगातार यह क्रांति चालू हो गई थी। तो इसका जो प्रमुख सूत्रपात है वो 10 मई 1857 से माना जाता है। लेकिन चर्बी वाली जो पहली घटना हुई थी बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है कोटा में क्रांति का जो नेतृत्व था वो किसने किया? जयदयाल ने, लक्ष्मीबाई ने, खुशहाल सिंह ने, कुंवर सिंह ने। तो इस कोटा क्रांति का जो
सूत्रपात था वो जयदयाल एवं मेहराब खां ने किया था। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुशाल सिंह आओबा ठाकुर, और जो कुंवर सिंह है वो जगदीशपुर बिहार में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी? नीमच, नसीराबाद, अजमेर, कोटा। तो सबसे पहले नसीराबाद 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, और 28 मई 1857 को राजस्थान से क्रांति की शुरुआत। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई, 28 मई, 18 जून, 31 मई। तो 28 मई को सबसे पहले यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई भारत में क्रांति की शुरुआत, और 31 मई जो है वो क्रांति की डेट रखी गई थी, लेकिन 10 मई से ही ये क्रांति प्रारंभ हो गई। अगला प्रश्न है कुशाल सिंह की सेना ने अंग्रेजों की सेना को 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर हराया था? बिथौड़ा, चेलावास, आओबा, जोधपुर। तो 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा नामक स्थान पर जो जोधपुर का शासक तख्त सिंह था उसकी सेना को आओबा के ठाकुर कुशाल सिंह यानी विद्रोहियों की जो सेना का समर्थन कर रहे थे कुशाल सिंह, उनकी सेना ने बिथौड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। अगला प्रश्न है एरनपुरा छावनी को लूटकर सैनिकों ने कहाँ कूच किया? जोधपुर, अजमेर, कोटा, दिल्ली। तो एरनपुरा छावनी को लूटकर सैनिकों ने दिल्ली के लिए कूच किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी प्रमुख क्रांति का नारा उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने आओबा के किले पर लटका दिया था? मॉसन, बर्टन, लॉरेंस या कैनिंग। तो मैक मॉनसन जो था उसका मौसम बनाते हुए और उसके सिर को क्रांतिकारियों ने आओबा के किले पर लटका दिया था। पूरी सेना में भगदड़ मच गई और मॉनसन को लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है जनवरी 1858 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण किया? तो जनवरी 1858 में मॉनसन, बर्टन, होम्स या ओबोर्ट। होम्स जो था उसके नेतृत्व में जनवरी 1858 में आओबा पर अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एरनपुरा छावनी के सैनिकों की भेंट आओबा के ठाकुर कुशाल सिंह से कहाँ हुई? चेलावास, खेरवा, बिथौड़ा या रानीवास। तो खेरवा नामक स्थान पर एरनपुरा छावनी के सैनिकों की भेंट कुशाल सिंह से हुई और इनको अपना नेतृत्वकर्ता बना दिया था। कोटा में सैनिकों ने किसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया? बर्टन, मॉनसन, होम्स, कैनिंग। तो बर्टन जो था मेजर बर्टन, उसका सिर घुमाकर कोटा में और सैनिकों ने पूरे शहर में घुमाया था। और 6 माह तक जयदयाल एवं हरदयाल के नेतृत्व में ये पूरा शहर नियंत्रण में रहा था और महाराज तख्त सिंह जो थे वो राम सिंह जो थे वो सेना के ही अंडर में और पूरे अपने महल में नजरबंद रहे थे। राजपूताने का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? अमरचंद भाटिया, भामाशाह कीर्तिदास, जवाहर जी। तो राजपूताने का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया को माना जाता है। अपनी पूरी संपत्ति तांते टोपे के लिए दान कर दी थी और कहा था कि आप इसको इस संघर्ष के लिए काम में लीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है आओबा की कुलदेवी कौन सी है? खरनी माता, सुगाली माता, ज्वाला माता या सील माता। तो आओबा की जो कुलदेवी है वह है सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में और थोड़ा पता लगा लेते हैं। आओबा की कुलदेवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही है। इस देवी प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं, यानी कि 10 सिर और 54 हाथ वाली जो देवी है वह आओबा की जो कुलदेवी है वो सुगाली माता। यह देवी प्रतिमा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है। कहा जाता है कि स्वाधीनता सेनानी अपनी गतिविधियां इस देवी के दर्शन से ही प्रारंभ किया करते हैं। यानी किसी भी प्रकार की गतिविधि करने जाना है तो सबसे पहले सुगाली माता के दर्शन करके निकलना है। तो 10 सिर 54 हाथ वाली सुगाली माता आओबा की कुलदेवी है। अगला प्रश्न है बिहार में क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने, लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने या दीवान मणिराम ने।
तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, वही असम वगैरह में दीवान मणिराम वगैरह है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने बैरकपुर की जो छावनी है उसमें विद्रोह कब किया था? बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? 9 मार्च, 29 मार्च, 10 मई या 28 मई? तो बैरकपुर की छावनी में 29 मार्च को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध में और दो अधिकारियों को मारते हुए और विद्रोह कर दिया था। इस प्रकार से 31 मई को जो क्रांति शुरू होने वाली थी वो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत बैरकपुर से कर दी थी, लेकिन मेरठ की छावनी में 10 मई से जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था वहाँ से इस क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। और इसकी जो फिक्स डेट रखी गई थी, यानी जिसके लिए सारे प्लान किए जा रहे थे, वो 31 मई 1857 रखी गई थी। यदि इस दिनांक से क्रांति पूरे भारत में तय होती, शुरू होती, तो परिणाम कुछ और ही होते। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार विश्वास बनाए रखें और अच्छे कमेंट्स करते रहें। अपनी स्टडी को निरंतर रूप से जारी रखें, किसी भी प्रकार की कमी उसमें नहीं आने दें, जिससे आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर सकें।